यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की प्रोविजनल आंसर की आने के बाद कई सारे सवालों को लेकर आप लोग अभी भी दुविधा में हैं। कई सारे कॉल्स और मैसेज इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि सर इस सवाल का ये आंसर होना चाहिए और यूपीएससी कितने सवालों को बदलने वाला है और उन सवालों से क्या आपका स्कोर बढ़ सकता है और इन डाउटफुल क्वेश्चन के चलते कट ऑफ पर किस तरह का असर पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत गहराई से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को यहाँ से बता दूँ, अब यहाँ से 2 तरीके हैं इस वीडियो को आगे ले जाने के। अब आप खुद डिसाइड करिएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं। एक वो बातें होंगी जो आपको सुननी है, जो आपको अच्छी लगती हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं और आपका स्कोर मान लीजिए कम बन रहा है, तो आप वो बातें सुनना चाहते हैं जिससे आपका स्कोर इंक्रीज हो सके, जिससे आपको बेनिफिट हो सके। अदरवाइज ये वीडियो आप क्यों ही देखेंगे, है ना? दूसरा ये है कि अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस जो यूपीएससी में रहा है, उसका इस्तेमाल करके मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊं, वास्तविकता बताऊं और उस वास्तविकता में चाहे वो थोड़ी-सी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन वो एटलीस्ट रियलिटी रहेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ चलना है, लेकिन मैं सेकंड सेगमेंट को लेके आगे बढ़ने वाला हूँ। आपको पता चले कितने सवाल जो है यूपीएससी जो है अब बदलने वाला है आंसर्स को लेकर और उससे आप लोगों को कितना बेनिफिट मिल सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कुछ-कुछ सवाल आप लोगों को पता है कि एक सवाल है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर एक सवाल है, उसको लेकर डाउट है, क्या सच में बाध्यकारी है वो सभी के लिए, है ना? एक वो सवाल है। दूसरा, एक सवाल आप लोगों को पता होगा कि सुदर्शन चक्र को लेकर भी है, उसको लेकर भी डाउट है, क्या वो पूरे भारत में जो है इम्प्लीमेंट होने वाला है? उसको लेकर भी इश्यू है। एक रिवर्स वाला जो सवाल यूपीएससी ने पूछा था डॉल्फिन को लेकर, है ना? तो उसमें भी है कि भई आज से कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी कि दोनों रिवर की जो डॉल्फिन हैं, वो अलग-अलग स्पीशीज़ हैं, तो उसके चलते भी कई लोग उस सवाल के बारे में डाउटफुल हैं। एक सवाल यूपीएससी ने आर्टिकल 13 को लेकर पूछा है, उसमें भी 2 अलग-अलग डायमेंशन बन रहे हैं। तो कई लगभग 7-8 सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर आप लोग परेशान हो कि यूपीएससी ने उनका आंसर सही नहीं दिया है और हमने रिप्रेजेंटेशन भी यूपीएससी को दे दिया है। अब यूपीएससी क्या सच में उन क्वेश्चंस का आंसर चेंज करेगा? इस चीज़ को लेकर हम लोग थोड़ा वास्तविकता को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, देखो यूपीएससी का ना अपना एक इतिहास रहा है ना? एक हिस्ट्री रही है यूपीएससी की। जैसे प्रोविजनल आंसर की जब आई थी तो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, इवन जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था या यूपीएससी ने अपना हल्फनामा वहां पे जमा किया था, तब की वीडियो अगर आप मेरी उठा के देखेंगे तो उसमें मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि ये तो नाम की प्रोविजनल आंसर की है ना? मतलब कहा जाएगा इसको प्रोविजनल ताकि लोग जो हैं इसके आंसर को लेकर कोर्ट में ना जा सकें और बच्चों को थोड़ा दिलासा देने की बातें रहें। लेकिन इसको मानना पड़ेगा फाइनल आंसर की। कैसे? आप खुद से एक चीज सोच के देखो, खुद से एक चीज सोच के देखो कि यूपीएससी ने जब पेपर बनाया होगा, तो आंसर की तो तभी बन गई होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि बोर्ड ने पहले पेपर बना दिया होगा और उसके बाद छोड़ यूपीएससी ने सोचा होगा चलो इसका आंसर तो बाद में बनाएंगे। ये आंसर की तो तभी बन गई, तभी तो तुरंत दे दी ना, पेपर के 2-3 दिन बाद आपको आंसर की देखने को मिली। इसका मतलब जब पेपर फ्रेम होता होगा तभी आंसर्स फ्रेम हो जाते होंगे, फर्स्ट थिंग। तो यूपीएससी किस चीज के लिए थोड़ा स्पेस रखता है इस चीज को लेकर, जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि एरर खुद यूपीएससी को नहीं पता लग पाती और ये अपने आप में काफी शर्मनाक भी है कि अगर मान लो 100 क्वेश्चन है और उसमें एक क्वेश्चन इसलिए डिलीट हुआ है कि उसके ऑप्शन सही नहीं बनाए हैं, तो इससे बुरी बात तो यूपीएससी के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती ना। एक संवैधानिक संस्था हो, 100 क्वेश्चन आपको फ्रेम करना था, आपने प्रूफ रीडिंग भी करवाई होगी, बार बार चेक भी करवाया होगा, उसके बाद भी आप वो त्रुटि नहीं पकड़ पाए, है ना? वो यूपीएससी एस्पिरेंट ने पकड़ी और उसके चलते आपने थोड़ा स्पेस रखा और उस क्वेश्चन को क्रॉस कर दिया कि नहीं भाई हम तो इसको ड्रॉप आउट करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो उतना स्पेस तो यूपीएससी रखती है, लेकिन यूपीएससी सवालों के आंसर को बदलने का जो जो सेगमेंट है, मुझे नहीं लगता है उस मामले में यूपीएससी ने आज तक ज्यादा कुछ किया है ना? तो यूपीएससी, अब आप कहेंगे सर कितने सवालों को लेकर इश्यू हो सकता है? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यूपीएससी ने आंसर की ऑलरेडी बना ली है, वही आंसर की फाइनल आंसर की के तौर पर आप लोग मानो। प्रोविजनल उसको नाम दिया है जानबूझ के ताकि आपको 1 साल के लिए वेट कराया जा सके। फाइनल आंसर की तो अब यूपीएससी जारी करने वाला है नहीं, लास्ट में जारी करेगा जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो बिना मतलब की किसी झूठी उम्मीद में मत रहो। मुझे जहां तक लग रहा है, हालांकि आपको सुन के थोड़ा जरूर लगेगा कि सर आप वो बातें नहीं कर रहे हो जो हमें सुन के अच्छी लगी, लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन चीज बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यूपीएससी की वास्तविकता ये रही है कि वो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करता है। दूसरी बात, यूपीएससी जो है, जो मेंटेलिटी उसने क्वेश्चन पेपर बनाने के समय रखी थी, वही मेंटेलिटी वो आंसर की में भी रखने वाला है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि हाँ वो आप लोगों के, आप अब आप कहोगे सर फिर रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब? वो एक फॉर्मेलिटी है।
है ना? वो बस इसलिए है कि तो थोड़ा-सा आपके मन को तसल्ली मिल सके। हाँ, एक चीज़ ज़रूर पॉसिबल है, ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊँगा, थोड़ा मानिएगा इस बात को। मान लीजिए अगर 1 या 2 सवालों को लेकर रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा आया है ना? मान लीजिए 10,000, 20,000, 30,000 बच्चों ने जो है कहा है यूपीएससी को कि नहीं भई इस सवाल में ये फैक्ट हैं या ये डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, तब हो सकता है यूपीएससी उस सवाल को थोड़ा रिकंसीडर करे, है ना? आंसर कीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज़ अगर मान के चलो कि हर क्वेश्चन को अब देखो कई लोग हैं, जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ थोड़ा-सा ना इस बात को समझिएगा। मैंने पिछले कुछ दिनों में चैनल पर भी देखा, कॉम्प्रिहेंशन को लेकर भी कई लोग जो हैं अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, हालाँकि मैं उस डिस्कशन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो मैंने समझा दिया था बच्चों को इनडायरेक्टली। एक तो इस समय थोड़ा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं हो पा रही। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन को लेकर कई लोग अपना-अपना डायमेंशन रख रहे हैं। अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने, मान लो आप अलग-अलग चीज़ लो, किसी ने ए आंसर किया होगा ना, वो ए को जस्टिफाई करने के लिए हर एक कोशिश करेगा। किसी ने बी आंसर किया होगा ना, तो वो बी को जस्टिफाई करने के लिए हर एक कोशिश करेगा। किसी ने सी किया होगा तो वो सी को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप एक चीज़ खुद समझ के चलते हो, कॉम्प्रिहेंशन में यूपीएससी ने, ऑथर ने जो माना, उसी चीज़ को वो कंसीडर करेगा। और यूपीएससी के ऊपर ना, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये इस बात को कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि यूपीएससी की खुद की ऑटोनॉमी है। यूपीएससी जो फाइनल करेगा उसी आंसर को हम कंसीडर करेंगे। हम उस आंसर को लेकर ज़्यादा बातचीत नहीं करने वाले। जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर वाला जो क्वेश्चन था, शायद प्राइम मिनिस्टर वाला क्वेश्चन जो था वो गलत था कि कौन बजट जो है वो रखवाता है जो पार्लियामेंट के अंदर। 2024 का ये सवाल था और लगभग सीधे तौर पर दिख रहा था कि वो सवाल गलत है। तब भी क्या हुआ? कुछ हुआ उस चीज़ को लेकर। इसलिए मैं आप लोगों को बार-बार कह रहा हूँ, देखो इसमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सर ये तो यूपीएससी का आइडियल रवैया है, आप मान सकते हैं। इसी आइडियल रवैये ने बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर भी खराब किया है। आप सोचो यूपीएससी एआई टूल्स को काउंटर करने के चलते क्या कुछ नहीं कर रहा है ना? कि चैट जीपीटी भी उसके सोर्सेज़ को ना पकड़ पाए। इसलिए यूपीएससी ने क्या किया, ऐसा पेपर बना दिया जिसके चलते बच्चों की मेहनत भी बेकार हो गई, है ना? तो मैं तो यूपीएससी को, मुझे लगता नहीं है कि एप्रिसिएशन वाला कोई सेगमेंट बनता है। कई लोग यूपीएससी को बहुत एप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि यूपीएससी बॉस है, यूपीएससी है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं लगता है कि अगर आप बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करके आप अपने आप को बॉस कहलवा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता। आप कहेंगे सर बच्चों का फ्यूचर कैसे खराब हो रहा है? आप खुद सोच के देखिए ना, इतनी-इतनी मेहनत करते हैं स्टूडेंट, इतने-इतने सालों से लगे रहते हैं, कम से कम ऐसा पेपर बनाओ जो नॉलेज भी जहाँ पे वर्क कर रही हो, है ना? जिसने ज़्यादा मेहनत की हो, ज़्यादा सोर्सेज़ पढ़े हों, ज़्यादा रिवीज़न किया हो, उनको तो बेनिफिट मिले। अगर उनको ही बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो फिर आपके पेपर को क्या किया जाए बताओ? इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी अगर आप पेपर में रखोगे, तब तो फिर किसी भी साल के लिए कोई रेडी ही नहीं हो पाएगा ना। फिर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योर लक का और किस्मत का गेम रह जाएगा, जो कि मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ, रियलिटी को जानिए, बदलाव कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मेरी पॉज़िटिव चीज़ आप लोगों के लिए ये है, दिल से दुआ ये है कि जितना आपका स्कोर बन रहा हो ना, उसी स्कोर में आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाए, है ना? मैं तो यही चाहता हूँ, पॉज़िटिव चीज़ें आप लोगों के लिए बोलना, लेकिन रियलिटी को भी आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा कि अगर थोड़ा-सा फ़ोकस इस बार टूटा है या एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम अच्छे से नहीं कर पाए हो या स्कोर कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है, तो फिर अगले साल के लिए ही आपको तैयारी करनी होगी, या पीसीएस या प्लान बी को लेकर आप लोगों को अब थोड़ा-सा काम करना होगा। पूरे तरीके से यूपीएससी पर डिपेंड रहना, ये अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा रिस्की बनाने जैसा अब हो गया है ना? तो मेहनत करते रहो। हालाँकि कोशिश है कि इन सवालों में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1-2 सवाल जो है यूपीएससी बदल दे उनके आंसर, और उससे आपका स्कोर थोड़ा बूस्ट हो जाए और उसके चलते आप कट ऑफ की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लो। मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन किसी बिना मतलब के किसी वहम में मत रहना आप लोग। रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, रिजल्ट तक वेट करो, हो सकता है आपका नाम उस लिस्ट के अंदर आए, और नाम आएगा तो मेंस के लिए पूरे दिल से लग जाना, और नहीं भी आता है तो परेशान नहीं होना है, कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना है जो जो आपको जीवन भर परेशान करता रहे या आपके माता-पिता के लिए तकलीफ जो है वो डिसीजन देता रहे। रिलैक्स होके अगले साल को लेकर तैयारी करिएगा। जिन लोगों को जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अब जैसे जो लोग क्वालीफाई करेंगे, वो भी मेंस की तैयारी करेंगे, और जो लोग क्वालीफाई नहीं भी करेंगे, उनको भी मेंस एग्ज़ामिनेशन देना है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एथिक्स के पेपर को इस समय तैयार कर सकते हैं। डिलाइट आईएएस पर एथिक्स का बैच जो है वो 8 जून से शुरू होने जा रहा है ना? तो एथिक्स अब तो प्रीलिम्स में भी पूछा जाने लगा, तो एथिक्स का जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है इस समय। तो अगर आप चाहते हैं कि मेंस एग्ज़ामिनेशन में 120 से ज़्यादा एथिक्स में आप लोग स्कोर कर सकें, तो डिलाइट आईएएस के एथिक्स के बैच को आप लोग जॉइन कर सकते हैं। समय मत वेस्ट करो, मेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करो। इस बार नहीं तो अगले साल आपको मेंस देना ही देना है।
इधर-उधर बातें करके, डाउटफुल क्वेश्चन को लेकर सारा दिन माइंड में अपनी ये चीज़ें रख के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करना होगा और कुछ एक इस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि अगले साल के प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन से पहले आपके हाथ में कोई अच्छी जॉब होनी चाहिए, है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।